सचिन, गुलशन, शिवम, हर्षिता, निकिता, अजय चंद्र। तो कल लास्ट क्लास में लोग रिसर्च फेज के ऊपर बात कर रहे थे, उसी पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में थोड़ा सा। सो यूएक्स रिसर्च फेज, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च. So UX research is also known as design research, जिसमें हम कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि आइडेंटिफाई assumptions, prove or disapprove assumptions, identify common traits between members of a target audience and recognize the need of target audience. तो ये हमारे इसके अंडर में आते हैं यूएस रिसर्च ऑब्जेक्टिव. चलिए इसको ज़रा समझेंगे. व्हाट इज यूएक्स रिसर्च? इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सेवरल इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स दैट हेल्प गेन इंसाइट इनटू द डिज़ाइन प्रोसेस. यूएक्स डिज़ाइन research practices used by academics, scientists and market researchers. So this is a workflow of UX. So UX research के अंडर में आपको दो पार्ट मिलेंगे, जिसमें आपका आता है अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्ट एंड गैदरिंग द डेटा, एंड सेकेंड इज सिंथेसाइजिंग दैट डेटा फॉर यूजेबिलिटी. एंड अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्ट एंड गैदरिंग डेटा में आपको मिलेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च. सो क्वांटिटेटिव क्या है कि भाई आप अलग अलग सिनेरियो पर काम करोगे, फिर उसमें से द बेस्ट जो आउटकम्स होंगे उनके ऊपर आप बात करोगे. शिवा. So techniques या method in research. So research is a very important phase and save a lot of cost, effort and time. So research method में क्या देखते हैं? Determine whether the right problem is being solved or not. Identify who in an organization is likely to tank the project. Find best competitive advantage. Learn to convenience customers to worry about the same things you do. Find small changes that have a huge potential influence. Identify the blind spot and bases that are preventing you from doing the best. तो उन सब पॉइंट्स को आपने फाइंड आउट करना है. तो समझते हैं जरा इसको. So defining objective in research. So objective of research, information intended to gather from the response. Second, effective brainstorming questions and answer session can bring out the object clearly. So जैसे questions क्या क्या हो सकते हैं objectives को define करने के लिए? The who of things, the what of things, the when of things, the where of things, the why of things and how of things. ठीक है, ये हमारे different types of objectives होते हैं. Who, what, when, where, why, how. ठीक है. सो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में हमें प्रायोरिटाइज करना है द नीड्स एंड मेक अ लिस्ट एंड शेयर विद स्टेक होल्डर एंड फाइन ट्यून बिफोर फाइनलाइजिंग. अब स्टेक होल्डर्स की यहाँ पर बात है, यानी कि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, और आप किसी बड़ी कंपनी के लिए कोई अगर फ्लो वगैरह डिज़ाइन करते हो, तो कंपनी के अंदर जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं आपको सभी को शेयर करना है, सो दैट कि सभी लोग एक पॉइंट पर आए, सहमत हो गए. ये नहीं कि कल को बनाकर तो एक बंदा या दो बंदे जो डिसएग्री है उस चीज़ से. तो सभी का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है और सभी को उसके बारे में अवेयर होना ज़रूरी है. सो मैथोलॉजीज क्या क्या है इसके अंदर? जैसे ऑब्जर्वेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्चुअल इंक्वायरी, अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस. अब यहाँ से हम लोग देखें, क्लोज ऑब्जर्वेशन इज द की, हेल्प्स ऑब्जर्व अ पैटर्न, नोटिस माइनर बिहेवियरल चेंजेस. अंडरस्टैंडिंग में understand mental models of user, then the disagreements and recognize shorthand speech. और इन सबसे फाइनल आउटकम निकल के आएगा एनालिसिस.
सो डेली टास्क एंड डिलीवरेबल्स क्या होने चाहिए? ईच यूएक्स प्रोजेक्ट डिफर्स फ्रॉम वन अनदर इन टर्म्स ऑफ द टास्क परफॉर्म। तो जैसे कि इंटरव्यूज करने चाहिए, क्वेश्चनियर्स बनाइए, सर्वे करिए, कार्ड बनाइए, फिर उनको शॉर्ट करिए, ट्री टेस्ट करिए, जो फ्लो चार्ट हम लोग बोलते हैं, यूजेबिलिटी टेस्टिंग करनी चाहिए, और ए बी टेस्ट, यानी कि आप एक सिटी से जब नेक्स्ट सिटी पर लेके जा रहे हो यूज़र को, नेक्स्ट बटन प्रेस करके या जो भी है, तो उसके बाद दो डिज़ाइन बनाओ जिसमें बेस्ट चूज़ करो कि भाई कौन सा वाला ज़्यादा बढ़िया है अपना। सो इंटरव्यू में हम बात करेंगे यहाँ पर मोस्ट ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड ऑफ रिसर्चर एंड यूज़र कम्युनिकेशन। क्या है? आप इंटरव्यू कंडक्ट करें, जो कि जूम मीटिंग पे भी हो सकता है या फिर आप गूगल मीट पे कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें डायरेक्टेड इंटरव्यू, डायरेक्ट क्वेश्चंस टू स्टेक होल्डर, व्हाट दे वांट बेसिकली विद द ऐप और वेबसाइट, यूज टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। नॉन डायरेक्टेड इंटरव्यू की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देखें दी कन्वर्सेशन इज फ्री फ्लोइंग, दीज इंटरव्यूज आर हेल्पफुल व्हेन कॉन्सेप्ट आर टू बी एक्सप्लेन्ड। और एंथोग्राफिक इंटरव्यू में क्या होगा? यूजर ऑब्जर्व इन देयर नेचुरल हैबिट्स, दिस गिव्स अ रियल टाइम पिक्चर। सो एंथोग्राफिक क्या होता है? इन डिटेल, इन डेप्थ, ठीक है, यानी कि जब पूरा डिज़ाइन बन गया तो आपने उसको कहीं पर लाइव कर दिया टेस्टिंग के लिए, ठीक है। अभी तक कंपनी के लेवल पर था, अब एंड यूज़र भी इसको चला के देख सकते हैं। तो जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा ना, आप लोग वो चलाते हो डिज्नी हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार में बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा एक ऐड आता है जो बेसिकली आपको बोलता है कि आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, क्या सब कुछ ऑनलाइन सही है? सर्वे लीजिए, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा इस तरह का ऐड आता है, बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, जिसमें अलग अलग क्वेश्चन उन्होंने बनाए हुए, जिसके बेसिस पर वो लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं मार्केट का, कि भाई लोग ऑनलाइन को कितना प्रेफर कर रहे हैं, या कितने लोग सेटिस्फाइड है, कितने लोग सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के सर्वे बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर इंटरव्यू और सर्वे से हम लोग बेसिक आइडियाज़ लगा लेते हैं कि भाई क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या वो जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो रही हैं उस ऐप से या नहीं हो रही है। नेक्स्ट, अदर यूएक्स प्रोजेक्ट की बात की जाए तो सर्वे एंड क्वेश्चन है, यानी कि आप कोई गूगल फॉर्म वगैरह बना के लाइव कर सकते हो। सो जैसे टारगेट अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हु वांट मेंटेन अनॉटोमेट डन थ्रू ईमेल टूल्स सच एज वूफू एंड गूगल डॉक्स, ठीक है, यहाँ पर हम बना सकते हैं। रिसर्चर कैन नॉट इंटरेक्ट विद यूजर्स डायरेक्टली, लिमिटेड स्कोप ऑफ क्लेरिफिकेशन और फॉलो। दूसरा हमारे पास क्या तरीका है? कार्ड शॉट्स, कि आपने बहुत सारे एक ही चीज़ का अलग अलग सिनेरियो बनाया और उसके अंदर से बेस्ट सिनेरियो को पिक करके अपने डिज़ाइन में इंटीग्रेट किया है। सो यूजर्स कैटेगराइज कार्ड्स इनटू क्लोज कैटेगरी नेम्स गिवन एंड ओपन टाइप यूजर कैन क्रिएट कैटेगरीज used by many content strategies and information architects to test out hierarchy theories or to start new work, helps in understanding relationship between content and hierarchies। तो इस तरह से दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं चीज़ों को। तो सर्वे में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, बट कुछ तो मिलेगा, ठीक है। कार्ड शॉर्टिंग जो है वो आपके अपने हाथ में, आपने अलग अलग अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर अपने डिज़ाइन को बिल्ड किया होगा, उसमें से आप बेस्ट देखिए कि कौन सा वाला डिज़ाइन आपके लिए ज़्यादा एंड यूज़र को कन्विंसिंग रहेगा। फिर आता है यूजेबिलिटी टेस्ट। तो यूजेबिलिटी में क्या आएगा? यूज टू टेस्ट द यूजेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस, potential customer are asked to complete a few tasks on the product and observe their behavior। So usability test में जैसे कि पहला है moderate, involve user who carry out task, stakeholders who observe user behavior and a facilitator who conduces between the two। And क्या requires a lab setup with one way mirrors for stakeholders to observe। दूसरा क्या? unmoderate या asynchronous, tasks are shared via video or audio, a user just need to click a button to start the test, या do not require a lab setup and a facilitator and are quite cheaper than the moderate ones। तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट होगा सारी चीज़ें कराने के लिए, इसमें आप मिनिमलिस्टिक में आउटपुट ले पाओगे। तीसरा क्या? गोरिल्ला, जिसमें हम लोग एकदम सरप्राइज वाला काम है, जैसे कैरिड आउट इन अ कम्युनिटी ऑफ यूजर्स
found in a coffee shop or subway stations, not feasible for niche product as the required reliable information cannot be extracted in such set of users. So क्या होता है कि जैसे इसको आप ऐसा समझो कि आप कहीं पर जाते हैं और ऑल ऑफ कहीं पर जाके आप रैंडमली किसी को पकड़ के आप कुछ उससे फीडबैक लेने की कोशिश करते हो, तो बहुत सारे लोग ना कंफर्टेबल नहीं होते, ऑल ऑफ सडन आप जाओगे और जाके आप उनको डिस्टर्ब कर दो और उनसे आप क्वेश्चंस वगैरह करना स्टार्ट करें, तो कुछ लोगों के पास टाइम होता है, कुछ लोगों के पास नहीं होता है, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर बड़ा तो क्या होता है कि जैसे आप कहीं बाहर निकले हो एग्जाम्पल के तौर पर, तो आज के डेट में क्या है, इंसान ऑलरेडी इतना बिजी है कि भाई वो चार काम से बाहर निकले और वहाँ पर आप उसको बीच में पकड़ के उसको अपनी चीज़ में इन्वॉल्व करो, तो वो कभी भी कंफर्टेबल नहीं होगा, या फिर अगर वो करेगा तो जल्दबाजी में आपको उसका सर्वे का आंसर देके निकल जाएगा, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग अगेन नहीं होगा। हाँ, आप एक इम्पैक्ट क्रिएट जरूर कर पाओगे, बट जो आउटकम है वो बहुत ज़्यादा रिफाइन नहीं मिल सकते आपको, तो वो किस में मिलेंगे, मॉडरेट के अंदर, ठीक है। सो अदर यूएक्स प्रोजेक्ट में हम लोग देखते हैं यूएक्स प्रोजेक्ट जैसे ट्री टेस्ट और ए बी टेस्ट। ट्री टेस्ट जैसे कि प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन बिफोर द आर्किटेक्चर ऑफ अ वेबसाइट इज क्रिएटेड, और यूजर आर गिवन सेट ऑफ टास्क शोइंग only top level of site. User then determine where they will go to accomplish that task. A/B test used to choose between two competing elements, and random versions are shown to equal numbers of users to figure out which version is better and best for comparing an older version to a newer or updated one, or when an assumption is to be proved. ठीक है, तो जैसे क्या होता है कि बहुत सारी वेबसाइट अपने आप को रिवैम्प करती हैं 2 से 3 साल के अंदर। अब वो क्या करती हैं, वहाँ पर जब कोई नया डिज़ाइन लेके आती हैं तो नए वर्जन को नाम देते हैं बीटा वर्जन। बीटा वर्जन यानी टेस्टिंग फेज में है वो। तो वहाँ से क्या होता है, वो लोगों के इनपुट लेते हैं, कितने लोग नए वर्जन पर प्रेफर कर रहे हैं विजिट करना, कितने लोग पुराने वर्जन पर चलाना प्रेफर कर रहे हैं। तो क्या होता है, बहुत सारी वेबसाइट तो ऊपर ना टॉप में कंट्रोल भी दे देती हैं। जब फ्लिपकार्ट चलता था, जब फ्लिपकार्ट ने मैंने आपको अपडेट किया था, तो फ्लिपकार्ट में क्या होता था, यहाँ पर आपको एक तो नए डिज़ाइन को लाइक डिसलाइक करने का ऑप्शन आता था, प्लस अगर आपको ओल्डर वर्जन में चलाना तो उसका भी उन्होंने ट्रिगर रखा हुआ था कि हो सकता है कोई नए वर्जन पे एकदम से कंफर्टेबल ना हो तो पुराने वर्जन में भी फ्लिपकार्ट को यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो अभी जैसे हमारा एपटेक का बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है नया वर्जन, तो अब देखेंगे भाई क्या बन क्या आने वाला है फाइनल। जो मैं आपको पोर्टल वगैरह दिखा रहा था ना, तो वो अपडेट हो रहा है। तो ए बी टेस्ट किसके लिए सही है, जहाँ पर एक डिज़ाइन पहले से है और उसके अगेंस्ट हम लोग दूसरा डिज़ाइन लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये स्क्रैच से बनाने के लिए सही है। सो रिसर्च मेथड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, सो जिसमें हाँ जी ले लीजिए। सो क्वालिटेटिव में हम क्या करेंगे, गोरिल्ला टेस्टिंग, इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप, फील्ड स्टडीज, इन लैब टेस्टिंग एंड कार्ड शॉटिंग। एंड क्वांटिटेटिव में यूजर सर्वे, फर्स्ट क्लिक टेस्टिंग, आई ट्रैकिंग, हीट मैपिंग, वेब एनालिटिक्स एंड ए बी टेस्टिंग। तो ये आपका क्वांटिटिव में आता है। तो क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव दो तरह की आपकी रिसर्च होती हैं। तो क्वालिटेटिव आपकी चलती है स्क्रैच से, अगर हम कुछ बना रहे हो। क्वांटिटिव आपकी चलती है अगर एग्जिस्टिंग किसी प्रोजेक्ट की हम लोग बात करें। बट क्वांटिटिव में से भी बहुत सारी चीज़ें आप क्वालिटेटिव के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि अगर कोई प्रोजेक्ट मेरे स्क्रैच से बन रहा है तो वहाँ पर हम लोग इनपुट्स ले सकते हैं जैसे कि यूज़र सर्वे, ठीक है, जहाँ पर हम लोग इंटरव्यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्वे बना के चला सकते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कि भाई लोग उस चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे या नहीं होंगे, तो हमें पता चलेगा पहले से उसके बारे में। सो टूल्स फॉर यूएक्स रिसर्च, तो जैसे आप यहाँ देखेंगे एथिनो, फर्स्ट मॉडरेट रिमोट रिसर्च सॉफ्टवेयर टेक रियल टाइम एक्सपीरियंस ऑफ क्लाइंट एंड ऑटोमेट रिस्पॉन्स। दूसरा क्या, ऑप्टिमल वर्कशॉप, बंडल ऑफ रिसर्च टूल जैसे ट्री जैक, ऑप्टिमल शॉट, चॉक मार्क एंड reframe used for remote testing of information architecture, nomenclature or the hierarchies, very affordable and highly recommended। फिर क्या है, सर्वे मंकी, popular online survey creation tool
help brand to customize their surveys and embed the link of the online form to their websites, share surveys via social media and emails. फिर क्या है, यूजर टेस्टिंग यूजफुल व्हेन इट is not possible to organize a real-time test with user. Pre-chosen or random user asked to perform a set of tasks given by researcher. User zone used for moderate and unmoderate usability testing, remote testing for mobile or desktop, benchmarking, card sorting, tree testing and survey and ranking. तो ये इस तरह के हमारे पास कुछ टूल्स अवेलेबल हैं जिसके बेसिस पर कंपनियां डेटा कलेक्ट करती हैं. ठीक है. तो जैसे कि एक एप्लीकेशन कितना बढ़िया से काम कर रहा है, तो हीट मैप वगैरह जो हमारे जनरेट होते हैं, जो इसमें भी एक जिक्र आया, तो मैं आपको याद है कि एक हॉट जार का मैंने जिक्र किया था आपसे, एक मैंने माइक्रोसॉफ्ट का क्लैरिटी का जिक्र किया था, वो टूल भी यूज़ होते हैं यूआई यूएक्स के अंदर. फिर क्या हमारे पास एनालिसिस. रिसर्चर फाइंड आउट पैटर्न्स इन दी सर्च, शेयर्स द पॉसिबल सॉल्यूशंस और इनपुट्स एंड रिकमेंडेशन. तो एनालिसिस में जैसे क्रिएट पर्सोनाज एंड सिनेरियो. फिर क्या है, एक्सप्लेनिंग मेंटल मॉडल्स. फिर क्या है, प्रोवाइडिंग स्टैटिस्टिकल चार्ट्स एंड ग्राफ. तो जब भी किसी प्रोजेक्ट को आप बनाओगे तो एक आपने पर्सोना एज्यूम कर रहा होता है कि भाई हम जो बना रहे हैं, जैसे मान लो कि फूड डिलीवरी ऐप है, तो उसमें पर्सोना क्या होगा. फिर फूड डिलीवरी ऐप की रिक्वायरमेंट ज़्यादा किसको आने वाली है, उन लोगों को आएगी जो बेसिकली बैचलर है, दिल्ली में जॉब कर रहे हैं. ठीक है. तो ऐसे केस में क्या होगा कि भाई बंदा अगर ऑफिस से घर पहुंचता है, हो सकता है उसका बनाने का मन नहीं हो रहा अपना, तो वहाँ से जाके बहुत कितना इजीली वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है. या फिर एक टिफ़िन सर्विस का हम लोग मॉडल पकड़ सकते हैं. ठीक है. क्योंकि भाई डेली तो आप बाहर का ढाबे का खाना नहीं खा सकते, क्योंकि वंस इन अ वाइल आपका सही है, बट रेगुलर बेसिस पे अगर आपने फूड कंज्यूम करना है तो फिर आपको होममेड फूड की रिक्वायरमेंट होगी. तो उस कंडीशन में आपकी फिर किसी टिफ़िन सर्विस वाला कोई अपना एक सिनेरियो एज्यूम करके उसका पूरा एक वर्क फ्लो प्लान कर सकते हो. ठीक है. अब जो होममेड फूड प्रेफर कर रहे हैं, तो भाई मार्केट में हर तरह के लोग हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है, या फिर एगिटेरियन है, या मिक्स भी है. ठीक है. तो उसमें भी कितना बढ़िया से हम लोग कार्ड शॉर्ट लिस्टिंग कर पा रहे हैं जब फूड हमारे सामने लोड हो रहा है स्क्रीन पर, इस तरह से. तो सिनेरियो कुछ भी बनाया जा सकता है. तो ये पर्सोना क्या हुआ कि यानी कि मेरा एक खुद का सेल्फ डिफाइंड कैरेक्टर, जिसके इर्द गिर्द मेरा पूरा का पूरा रिसर्च चल रहा है, और उसी को मैं अपने रिसर्च में एज्यूम करके सारा कुछ प्लान कर रहा हूँ, एप्लीकेशन का पूरा फ्लो. तो इस तरह से काम होता है. अब जैसे मान लो कि अगर हम अरीना का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो अरीना क्या है, एक ऑफलाइन मॉडल में काम करता है ना. आप क्लास ऑनलाइन ले रहे हो, वो एक मीट के थ्रू ले रहे हो, बट ये प्रॉपर ऑनलाइन इसको मॉडल नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऑनलाइन मॉडल होता है तो उसमें कहते हैं क्लासेस सेशन सब पहले से प्री रिकॉर्डेड होते हैं. ठीक है. यहाँ पर क्या चल रहा है, लाइव सेशंस चल रहे हैं. ठीक है. सो अभी हमारा जो लाइव सेशन है वो एक तरह से क्या है ना, वन वे है. मतलब हमारा जो स्टूडेंट है बहुत ज़्यादा उधर से इंगेजिंग नहीं होता, वो जस्ट लिसनर है, एक तरह से सुन रहा है ना. अब एक प्रॉपर अगर लाइव सेशन अगर देखा जाए तो वहाँ पर जैसे देख तो मीट ने एक्सपीरियंस किया कि अगर कोई बंदा अपनी बात कहना चाहता है, अब वो माइक अनम्यूट करके बोलना स्टार्ट कर दे, तो हो सकता है कि ट्रेनर जो पढ़ा रहा है उसका फ्लो खराब हो जाए. तो उन्होंने एक फीचर डाला 6-7 महीने पहले, हैंड रेज. यहाँ देखते हैं हम लोग मीट के अंदर एक फीचर अवेलेबल होता है, हैंड रेज. इसका काम क्या है कि भाई हो सकता है कि अगर किसी पर्सन को कोई डाउट है तो वो हैंड रेज कर सकता है. इससे क्या होगा, एक नोटिफिकेशन आता है. ठीक है. जरा कोई हैंड रेज करना उधर से. ठीक है. तो यानी कि मुझे एक बीकन के फॉर्म में मुझे पता चलेगा भाई कोई मीटिंग में कुछ पूछना चाह रहा है. ठीक है. या जैसे अगर कोई चैट में कुछ ड्रॉप करेगा तो वहाँ से क्या होगा, मेरे पास एकदम से बीप होगा और मुझे यहाँ पर मैसेज मिल जाएगा. तो हैंड रेज सिस्टम जैसे कि हमारा क्या बना है डिजिटल फॉर्म में, कि जैसे हम लोग क्लासरूम में होते हैं, मुझे कुछ पूछते हैं सर, वही सेम सिस्टम इन्होंने मीट के अंदर ऐड किया. एक रिसर्च है ना, उसी के बेसिस पर ये फीचर डाला गया. अब यहाँ पर सोचो कि अंशुमन का कोई डाउट है, हर्षिता कोई डाउट है, वो माइक अनम्यूट करके बोलना चाहते, तो सारे लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे ऑल ऑफ सडन कि ये क्या हुआ अचानक से, है ना. तो इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा फीचर बना दिया इसके अंदर. चलिए, तो इसी तरह से इधर आते हैं, वापस से समझने की कोशिश करते हैं. सो पर्सोना समझ में आया. तो पर्सोना किसी पर्सन के इर्द गिर्द होता है. सिनेरियो मतलब कि आप खुद से, अब जैसे कोई डैशबोर्ड आप बना रहे हो, तो उसमें किसी पर्सन का नहीं सोच रहे हो, आप जस्ट एक कंपनी के लिए प्लान करके चल रहे हो, तो वो हो गया सिनेरियो वाली बात. तो इस तरह की चीज़ें होती हैं. तो मैं आपको कुछ दिखाऊंगा स्टूडेंट के प्रोजेक्ट्स वगैरह, तो उसमें उन्होंने सिनेरियोज वगैरह प्लान किए हुए. जैसे हमारी एक स्टूडेंट थी, उसने बनाया था
कुक के ऊपर बनाया था उसने एक प्रोजेक्ट, ठीक है। एक था स्किल एक्सचेंज वाला सिस्टम, ठीक है, कि जहाँ पर लोग जाकर अपने स्किल्स एक्सचेंज कर सकते हैं, कि भाई हो सकता है कि भाई मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर हूँ जहाँ से मैं सर्विस दे सकता हूँ मार्केट में। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बहुत अच्छा पियानो बजा सकता हूँ, तो मैं पियानो की क्लासेस फ्री दे रहा हूँ, लेकिन मुझे पे आउट कुछ नहीं मिल रहा वहाँ से। क्लासेस मैंने दिया, मेरे कुछ पॉइंट्स इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि जो मेरे पॉइंट्स बने, हो सकता है भी मुझे कुक करना नहीं आता, तो मैंने वहाँ से कोई कुकिंग की सर्विस ले ली, तो वो पॉइंट्स उधर रिडीम हो जाएंगे। और जैसे एग्जांपल के तौर पर मुझे एग्जैक्ट कंट्री तो नहीं पता, मैं थोड़ा सा उस कार में फाइंड आउट करूँगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो बाहर की कंट्रीज में क्या सिस्टम आया है कि आप अपने पॉइंट्स बना सकते हैं सोशल सर्विस करके। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको लगता है कि मेरे दिन में 2 घंटे फ्री है, तो आप किसी भी सीनियर पर्सन की, ओल्ड एज पर्सन की और जाके हेल्प कीजिए। पर घंटे के हिसाब से गवर्नमेंट आपको कुछ पॉइंट्स देती है जो आपके बैंक में जमा होते रहेंगे। उसको किसी कैश फॉर्म में नहीं हो, पॉइंट्स फॉर्म में हो, और इसका डेडिकेटेड एक बैंक बन चुका है रियल में, ठीक है। अब क्या होगा, कल को जब आप बूढ़े होंगे, हो सकता है आपके टेक केयर करने वाला कोई ना हो, तो वो पॉइंट्स जो होंगे वो तब आपके काम आएंगे, यानी कि जो आपकी हेल्प करेगा, जो आपको सपोर्ट करेगा दैट टाइम, तो वो आपका कमाए हुए पॉइंट्स वो रिडीम कर पाएगा इस तरह से। तो ये बाहर बहुत अच्छा मॉडल बनाया है, ये इंडिया में भी आना चाहिए, बट इंडिया में भी पता नहीं कब जाके होगा ऐसा सिस्टम, लेकिन बाहर ये सिस्टम बन चुका है। तो आप सोशल कॉज में जिसमें भी अगर आप कुछ भी काम करते हो, तो वो फ्री नहीं है, आपके पॉइंट्स बन गए, ठीक है। आपके लिए तो फ्री हो रहा है, लेकिन आपके व्यापार, आपने जितनी देर भी वो काम किया होगा वो आपने नोटिफाई करना है, और वो आपके व्यापार उतने पॉइंट्स आपके बैंक में जमा कर देंगे। फिर भविष्य में कभी आपको ज़रूरत अगर पड़ती है कि किसी तरह की मुझे हेल्प सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, या जैसे बच्चों ने निकाल दिया, ऑर्फन एज में डाल दिया, निकाल दिया, तो वहाँ पर वो पॉइंट रिडीम हो जाएंगे आपके। तो ये कैश फॉर्म में इसका कोई मिसयूज़ नहीं कर सकता, वही बंदा यूज़ कर सकता है जिसने वो कमाए। तो इसमें कोई वो नहीं है वाटर सिस्टम एक तरह से है वाटर सिस्टम, लेकिन वो कोई चोरी चकारी वाला सिस्टम नहीं है उसके अंदर, कि तुम्हारे कोई लेके भाग रहा है कैश, क्योंकि तुम पैसा लेकर आओगे। पैसा एक ऐसी चीज़ है कि आने से पहले उसके 10 खर्चे पहले प्लान होते हैं कि भाई कहाँ जाएगा, है ना। आज तुम 1 लाख की जॉब करो, कल को तुम 10 लाख की करो, करोड़ कमाओ, खर्चे उस हिसाब से अपना आप चल के आ जाएंगे। चलिए यार मर्सिडीज ले आते हैं समझ गए। तो बाहर ये सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो उसी के ऊपर बेस्ड हमने एक ऐप बनाया था जिसमें लोग अपने स्किल्स एक्सचेंज कर सकते हैं, कि भाई मेरे पास वेब डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट का स्किल है फॉर एग्जांपल, तो मैंने किसी के लिए बना दिया, तो कल को मुझे मान लो कुछ और चीज़ों में रिक्वायरमेंट आती है, तो मैं वो पॉइंट्स वहाँ पर रिडीम करा सकता हूँ। सो रिसर्च गेन्स वैल्यू ओनली व्हेन शेयर्ड। आगे देखेंगे, वाई इज यूएक्स रिसर्च सो इम्पोर्टेंट एंड कंडक्टेड फर्स्ट। अब डायरेक्ट आप बनाने चले जाओगे, कोई भी बना लो, लेकिन बाद में क्या होगा, फिर ये चीज़ सही नहीं जा रही है, वो सही नहीं हो रहा है, इसलिए पहले अपना होमवर्क कर लो पूरा तरीके से। तो रिसर्च इज मोस्ट यूजफुल व्हेन डन एज द फर्स्ट थिंग बिफोर स्टार्टिंग अ डिजाइनिंग प्रोसेस। सो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि रिसर्च, फिर आता है यूजेबिलिटी टेस्टिंग, फिर आता है इटरेशन इसके अंदर, ठीक है। तो पहला फेज है रिसर्च, तो यहाँ पर लोग देखेंगे व्हाई शुड रिसर्च बी डन फर्स्ट, तो यहाँ पर देखेंगे यूजेबिलिटी, तो क्यों बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग यहाँ देखेंगे। हाँ, assumptions कैन बी अवॉइडेड विद प्रॉपर डेटा। अब आप कोई चीज़ खुद से एज्यूम करके बनाए जा रहे हैं, ठीक है, कि भाई मुझे ऐसा लगता है ये सही रहेगा, तो उसका क्या प्रूफ है कि वो फुल प्रूफ है, वो कंसिडर होगा ही होगा। तो अजम्पशंस उन लोगों के लिए सही है जिनको इंडस्ट्री का हेल लॉट ऑफ एक्सपीरियंस अवेलेबल है। हम ठहरे फ्रेश है, हमें तो नहीं पता, तो हमें तो रियल उस पर स्टैट्स पे चलना पड़ेगा ना। फिर क्या, राइट रिक्वायरमेंट्स फॉर द राइट पीपल एट द राइट टाइम आर डिस्कवर्ड। अवॉइड लेटर फिक्सेस फॉर रॉन्ग अजम्पशंस, सेव मनी एंड टाइम एंड एफर्ट। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर मेरी टीम एक डिज़ाइन को करेक्ट करने में काम करे, तो उसकी भी तो कॉस्ट है ना कंपनी के अंदर। भाई टाइम हर जगह इन्वॉल्व होता है, तो टाइम की कॉस्ट होती है। और क्या है, यूजेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट अश्योर्ड। तो यानी कि अगर हम लोग इन फेजेस से भी गुजरेंगे, तो हमारे पास प्रॉब्लम्स कम से कम होंगी। अब बिना रिसर्च के कोई चीज़ बनाना स्टार्ट कर दोगे, तो क्या होगा, बाद में पता चला अरे यार ये तो ये चीज़ कर ही नहीं सकता, है ना। तो जैसे देखते हो कि साइंटिस्ट अगर कुछ बना रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारे यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल्स बन चुकी हैं, क्रूज मिसाइल्स बन चुकी हैं, है ना, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बन चुकी हैं। तो ये सब क्या है, इनको पहले रिसर्च की गई, ठीक है। तो क्या है कि जैसे
बैलिस्टिक मिसाइल समझते हो? कॉन्टिनेंटल, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये क्या होता है देखो समझाता हूँ। इसके ऊपर पूरी रिसर्च है। एक न्यूक्लियर बॉम्ब जो होता है उसके अंदर एक न्यूक होता है, ठीक है, और एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर बहुत सारे न्यूक हो सकते हैं, मतलब एक मिसाइल में बहुत सारे परमाणु हैं, ऐसा समझो आप न्यूक्लियर बॉम्ब। तो क्या होता है कि हमें लगता है कि भाई हम यहाँ से छोड़ेंगे सीधे कहीं जाके बॉम्ब जो है ड्रॉप हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्या होता है इंटर कॉन्टिनेंटल का मतलब ये होता है कि पहले मिसाइल स्पेस में जाएगा, ऑर्बिट में, और वहाँ से फिर वो रोटेट होके उस पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर, सिटी के ऊपर पॉइंट होगा जहाँ पर वो डिप्लॉय किया जाएगा। तो उसी को बेसिकली हम लोग बोलते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक। अब क्या आप एक साथ उसके अलग अलग मल्टीपल टारगेट पकड़ के उसको एक साथ हिट कर सकते हैं। तो अगर किसी का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है तो वो एयर टू एयर में ख़त्म कर देगा उसको। अब उसका इतना मल्टी टारगेट को अगर वो नहीं कर सकता ग्राउंड टू एयर, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई न्यू हिट होगा ही होगा। तो ये इसलिए बनाया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो, क्योंकि वन ऑन वन तो देखा जाएगा ना। जैसे मान लो कि भाई सचिन है, सचिन का किसी से कुछ मसला हो गया, एक बंदा आएगा तो संभाल लेगा, और छः बंदे आएंगे छः तरफ से तो कैसे संभालेगा, है ना। तो दो तीन तो उसको पकड़ ही लेंगे ना, फिर दो तीन को अगर वो कंट्रोल कर पाएगा तो वो वाला सिस्टम है। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या है हमारा कि रिसर्च अगर हमारी बहुत अच्छी होगी तो हम इस वाले फेज से सब लोग बचना चाहते हैं। भाई आप भी जब कोई डिज़ाइन बनाते हो आप यही चाहते हो ना कि एक ही बार में अप्रूव हो जाए, तो वो कैसे पॉसिबल होगा जब आपकी रिसर्च तगड़ी होगी। तो यहाँ पर क्या है रिसर्च, फिर क्या है यूजेबिलिटी टेस्टिंग, फिर क्या आता है इटरेशन यानी कि एग्जीक्यूशन, उसको जो आप करते हो। आगे चलते हैं। सो चैलेंजिंग अजम्पशंस क्या है, रिसर्च ऑलवेज सेव्स टाइम एंड मनी। एक बंदा इन्वॉल्व होगा इसमें, दो बंदे हो सकते हैं, बाद में पूरी टीम ने बना लिया फिर पूरा करेक्ट होगा तो सबके पैसे वेस्ट है ना, तुमने एक दिन लगा के जो भी काम किया। So convincing the client about the value addition of research is extremely important. Objectives क्या क्या हो सकते हैं इसमें, जैसे कि good study objectives are those that are specific idea or questions that is understood at a deeper level by performing research. Driving force behind every task assigned and every question asked. Focus on specific features or processes involved in the product. तो यहाँ पर अगर आप ये सारी चीज़ें कर लोगे तो आपका डिलीवरी गैप जो होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा। अदरवाइज आप उसके अंदर बार बार मॉडिफिकेशन ही करते रहेंगे, डिज़ाइन में रिव्यूज़ आते रहेंगे। रिव्यूज़ तभी आते हैं जब हमारा रिसर्च पुअर होता है, सीधा डिज़ाइन पर हमने काम करना स्टार्ट किया होता है। सो ऑब्जेक्टिव कैसे डिफाइन किए जाए इसके अंदर, तो जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ देखोगे एक फीचर प्रोसेस हम लोग यहाँ पर देखें जिसमें तीन ऑब्जेक्टिव है, फिर उसके अंदर टास्क है, इवैल्यूएटिव क्वेश्चंस है, फिर उसके अंदर भी क्वेश्चंस है, इस तरह से। सो ऑब्जेक्टिव्स आर इम्पोर्टेंट फॉर आस्किंग प्रिसाइज क्वेश्चंस एंड बेटर टास्क डिजाइनिंग। डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव्स कैन बी डिजाइन्ड इन डिस्कशन विद द टीम, प्रोडक्ट स्टेकहोल्डर्स। User testing research team usually turns each objective into 2 to 4 tasks and or questions. When each questions and or task is visually tied to a particular objective, it keeps the test focus and improve the quality of the feedback. So planning the user research, while planning research, it is better to have a mix of both qualitative and quantitative data. A good user researcher is one who is an expert at setting up the right questions and getting unbiased answers from the user. So जैसे what people say, what people do, so ये value action gap हो गया। यहाँ पर empathy में क्या आ गया, good listening skills, lack of any perceptions and assumptions। तो यहाँ से ये वाला पार्ट आपका कवर होगा। तो आपने दोनों ही चीज़ों पर इक्वल फोकस करना है, ये नहीं खाली बस एक रिसर्च कर लिया और बिना उसको फुल प्रूफ टेस्ट किए अपने इम्प्लीमेंट में लगा दिया। तो जैसे टीम वर्क जब होता है ना, तो एक प्रोजेक्ट के ऊपर सभी के इनपुट्स लिए जाते हैं। ठीक है भाई, तुम्हारा इस पर क्या लगता है, तुम्हारे अकॉर्डिंग इस पर क्या हो। जैसे हमने लास्ट क्लास में एक लाइव सामने एक वेबसाइट ओपन किया और उसके अंदर में बातचीत की, उसी तरह से कंपनी के अंदर जब भी एक एक फेज बनता जाएगा डिज़ाइन का, तो उसके ऊपर पहले हम 10 लोग एक लेवल पर होने चाहिए, हम सारे कन्विंस हैं कि नहीं है। ठीक है, अगर आज सारे कन्विंस हो तो कल को ये मत बोलो कि भाई इसमें ये हम लोग कर सकते थे, तो तब क्यों नहीं बोला, है ना। तो फिर यानी कि आप उसको ये कह सकते हैं कि सर अब इसमें ये वाले इम्प्रूवमेंट हम लोग
और एडिशनली करके देख सकते। तो ये फेज बाई फेज होता है। क्योंकि देखो किसी भी प्रोडक्ट को आप एक ही बार में बेस्ट नहीं बना सकते, आप कोशिश करते हो बेस्ट बनाने की। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग देखें, मार्केट में स्प्लेंडर एक बाइक है, एक ज़माने से चल रही है। अगर हम लोग देखें यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट ईयर तो नहीं पता, लेकिन मुझे पता है 15-16 साल तो हो गए होंगे आराम से। स्प्लेंडर लॉन्च फर्स्ट टाइम तो आप देख रहे हो 1994 में पहली बार आया, ठीक है। तो मोटा मोटी कितने हो गए, ठीक है। तो 24 में तो हम लोग ऑलरेडी है, तो 28 साल, सॉरी 30 साल पूरे पूरे अपने यहाँ पर निकल गए इसको। और 30 सालों से ये बाइक छाई हुई है ना। चलो बात करते हैं स्विफ्ट कार की। ठीक है, कब आई, ऑलमोस्ट 20 साल होने वाले हैं। चलो बात करते हैं वैगन आर की, ठीक है, कब आई, उससे भी पहले, अभी तक चल रही है ना, 25 साल। तो यानी कि इन 25 साल की अगर जर्नी देखी जाए तो इसके पीछे दो ही चीज़ें, या तो लोगों को माइलेज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, दूसरा क्या है कि जो बना रही है कंपनी उसको लगता है कि हाँ इसके अंदर अभी भी स्कोप बचा हुआ है, कुछ और बेटर किया जा सकता है। जैसे अभी हाल फिलहाल में स्विफ्ट डिज़ायर का फेस लिफ्ट आया नया, है ना। तो उन्होंने उसके अंदर क्या किया, 5 स्टार रेटिंग कर दी। यानी कि आज तक मारुति की गाड़ी की 5 स्टार रेटिंग नहीं होती थी, तो एन ग्लोबल एन कैप के अंदर वो 5 स्टार रेटिंग ले आए। उसके अंदर गाड़ी के अंदर उन्होंने जो मॉडर्न सभी गाड़ियाँ फीचर्स दे रही है वो सारे कर दिए। एक जगह पर मात खा गए, उन्होंने इंजन कमज़ोर कर दिया पहले से। अगर इंजन वही रहता जो पहले था तो बात कुछ और हो जाती, लेकिन वो क्या करा उन्होंने, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उन्होंने वो सिस्टम कर दिया उसके अंदर कि गाड़ी और ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट हो जाए। क्योंकि भाई आने वाला जैसा सा टाइम है तो लोग तो यही चाह रहे हैं ना, जैसे कॉस्ट फ्यूल की बढ़ती जा रही है तो पॉकेट फ्रेंडली भी तो होना चाहिए ना। तो उन्होंने 24-25 का उसका माइलेज रख दिया गाड़ी का, इंजन को 3-4 की जगह 3 सिलेंडर कर दिया, जहाँ पहले 19-20 का था तब 24 का हो गया, है ना, इस तरह से। लेकिन गाड़ी में उन्होंने सनरूफ भी डाल दिया, उन्होंने वायरलेस चार्जिंग का फीचर डाल दिया, प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलैम्प डाल दिए, सारे फीचर है गाड़ी के अंदर, ठीक है। तो क्या चाहिए आम आदमी को, भी 10 लाख के नीचे से गाड़ी मिल जाए, सारे फीचर होने चाहिए और 5 स्टार मिल रहा है, और क्या चाहिए, है ना। तो यानी कि गाड़ी ने फिर से अपनी मार्केट में पकड़ बना ली। अब जो 25 का फेस लिफ्ट आ रहा है स्विफ्ट का, उन्होंने क्या बोला कि हम इस गाड़ी को हाइब्रिड बना रहे हैं। यानी कि गाड़ी का एवरेज कितना पहुंच गया, 40 किलोमीटर का पहुंच गया 1 लीटर में। यानी कि बैटरी और फ्यूल दोनों को मिक्स करके चलेगी, तो और क्या चाहिए। तो यानी कि एक्सपेरिमेंट कर रही है ना कंपनी। यानी कि इससे क्या समझ में आ रहा है कि भाई एक चीज़ को जो 20 साल हो गए चलते हुए, हाँ, तो क्या है ना कि इसके चलने के दो रीज़न है। एक तो इंडियन ब्रांड, नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है, टेक्नोलॉजी बाहर की है, रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है, पार्ट पॉकेट फ्रेंडली है। अब जैसे टाटा की गाड़ी में जाओगे तो पार्ट्स बड़े एक्सपेंसिव है, समझ गए। आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है सर्विसेज वगैरह का। महिंद्रा में जाओगे, इंडियन ब्रांड है लेकिन आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी नहीं है। टाटा में जाओगे उसमें अच्छा नहीं है। तो बाकी ब्रांड उतनी बढ़िया नहीं दे पाते। या तो मारुति चलती है इंडिया में बहुत बढ़िया, या फिर हुंडई, ठीक है। हुंडई थोड़ा सा लिटिल बिट महंगा आता है, लेकिन मारुति से फार फार बेटर है, ठीक है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है उनकी, ठीक है। लेकिन मारुति से बहुत बेस्ट है वो लोग। अब जैसे देखा जाए तो मार्केट में ना, अगर ईवी सेक्टर में अगर आप देखोगे, जो रिसर्च कहता है वो कहता है भाई एमजी ने बहुत बढ़िया काम किया, एमजी हेक्टर। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो लोडेड गाड़ियाँ उन्होंने लाना स्टार्ट किया, उसको देखा देख फिर आने लगी बहुत सारी कंपनी, ठीक है। तब गाड़ियों के अंदर धीरे धीरे लोडिंग बढ़ती जा रही है। जैसे इन्होंने बेस मॉडल से, जैसे आता ना कि फ्रंट के 2 होते थे पहले एयरबैग, अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हो गए। बेस मॉडल हो गए 6 एयरबैग मिल रहे हैं मारुति की गाड़ी में, 4 तरफ से सिक्योर। तो जब एयरबैग का गेम चला तो सबसे पहले ड्राइवर के स्टीयरिंग में होता था एयरबैग, भाई दूसरे की क्या गलती है। तो कहते थे ड्राइवर जो होता है ना ज़्यादा करीब होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बिल्कुल सीट आगे करके चलाते हैं, तो एयरबैग उसको चाहिए, बाकी साइड वाला बंदा तो सीट बेल्ट लगा के बैठा होगा ना, तो डिस्टेंस काफ़ी होता है। लेकिन फिर बाद में गवर्नमेंट नहीं, 2 होने चाहिए आगे, ठीक है। अब जो लग्जरी गाड़ी होती है कि सीट बेल्ट में भी एयरबैग होता है, उसमें
8 8 जैसे अगर जाओगे ना हैरियर वगैरह में तो 8 एयर बैग होंगे, और महंगी में जाओगे तो और ज़्यादा एयर बैग मिलेंगे आपको, 360। हाँ, सी पिलर, ए पिलर, बी पिलर सब में मिलता है। तो समझ में आ रहा है, यानी कि एक बार में अगर हम कोई चीज़ बनाने जाएंगे हम अपना दी बेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है, बट कोई ना कोई जब एक्सपर्ट बन जाएगा उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां जरूर निकाल देगा। या फिर आप एंड यूज़र से सीखते हो, जैसे कि ऑटोमोबाइल के सेक्टर में डिमांड बढ़ती गई, जैसे कि सर्दियाँ होती है तो कार की जो सीट है वो वेंटिलेटेड होनी चाहिए, हीटेड। गर्मी है तो भी स्वेटिंग हो जाती है बैठ के, भले से एसी चल रहा हो, तो वहाँ पर वेंटिलेटेड सीट्स बहुत काम कर रही हैं आज की डेट में, है ना। तो ये क्या एक्सपीरियंसेस है कि राइड को कैसे कंफर्टेबल बनाया जाए। उसी तरह से कोई भी मोबाइल ऐप जब बनता है तो आप देखते हो उसके अपडेट आते रहते हैं। अपडेट क्यों आते हैं? क्यों? बग फिक्सेस होते हैं, है ना। भाई पहली बार में आप सोचो कि भाई ऐसा बनाया जिसको ज़िंदगी में फिर कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, तो ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। मैं अगर कंप्यूटर बनना जब स्टार्ट हुआ तो सबसे पहला जो कंप्यूटर था उसका साइज इस रूम से बड़ा हुआ करता था, ठीक है, सारे कंपोनेंट खुले लगे होते थे। बाद में उसको एक छोटे से डब्बे में बंद करना, फिर आज के दिन वही कंप्यूटर तुम फ़ोन के अंदर चला रहे हो, तो देख रहे हो कितना माइक्रो लेवल पर पहुंच गया। सो कहते हैं ना वर्ल्ड का जो सबसे फास्ट और स्मॉलेस्ट कंप्यूटर वो आपके अंगूठे के नाखून के ऊपर आ जाएगा, इतना छोटा है। तो ये कंप्यूटिंग की पावर यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो माइक्रो और मैक्रो सब कुछ अवेलेबल है आज की डेट में। चलिए तो टॉपिक पर आते हैं। Prerequisite for research. The user testing research team comprises talented individuals from various backgrounds even without computer science degree. Unique backgrounds enrich skills as UX researcher. So knowledge, networking and confidence in skills. So expand your knowledge. Courses, articles and podcasts can help in learning jargon, latest trends, and networking events can help get answers to the questions, and the build skill set can help in entering the field of UX research. Build confidence by the proactively gaining exposure, skills and creative thinking and are key strengths as UX research as room for innovations. So ये समरी है जो हम लोगों ने इसमें पढ़ा है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं मेथड की, रिसर्च के मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं। So it is a semi-structured method of interviewing. It is ideal for collecting information related to professional practices, social and physical environments, as it allows designer and developers to see what user do it context. So contextual inquiry, an interview method in which respondents are first required to answer standard question. The respondent are then observe and interview in real world. Analysis data from this interview method is more realistic, relies on a set of principles which can be modified depending on the situation at hand. So principle of CI means contextual inquiry. So context, partnership, mutual interpretation and focuses. So context, with mobile internet used in a variety of scenarios, researcher first observe how the product is being used and then talk about it. Partnership between participant and researcher is critical for the better understanding of a user actions. Mutual interpretation, researcher must communicate interpretation to user. User should correct the researcher's interpretation and enhance it if needed. Focus, important for the researcher to focus on the topics relevant for the improvement of the project scope. So ये क्या सब क्या हमारे principle for CI means contextual inquiry. So preparing for contextual interview. So preparation for a contextual interview is very important. Preparation of the participant by informing that it is the product which is being tested and not the participant. So जैसे कि how will it be examined, what will be examined and research brief. अब मैंने नोटिस किया होगा जैसे जब भी आप घर में कोई प्रोडक्ट लेके आते हो तो उस पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो ना ओके टेस्टेड के स्टिकर लगाते हैं जगह जगह। खासकर अपने व्हीकल में देखना हर जगह पर लगा हुआ मिलेगा आपको, ओके टेस्टेड या चेक्ड, इस तरह से आपको लगा मिलता है ताकि ये पता लगे कि उस चीज़ का इंस्पेक्शन हो चुका है। जैसे हम लोग नई गाड़ी ले जाते हैं तो हम खुद क्या करते हैं, PDI, है ना,
तो पीडीआई क्या होता है कि भाई आप उसमें जाके ये पता लगाते हो कि गाड़ी लेने से पहले कि ऐसा ना हो कि आपने पेमेंट वेमेंट सारी चीज़ें कर दी अपनी डन, उसके बाद पता चला कि जी गाड़ी के अंदर कुछ बग है, मतलब हो सकता है स्क्रैच है, हो सकता है एक डेंट है उसके अंदर, उस तरह की चीज़ें, और वो आपको बाद में पता चल रहा है, बाद में कुछ कंसिडर नहीं किया जाएगा। एक बार गाड़ी शोरूम से बाहर आ गई तो तुम्हारी है, उसके अंदर जब तक है, जब तक उसकी पीडीआई के स्टिकर नहीं कट जाते तब तक उनकी सरदर्दी हो, आप बदलवा सकते हो, नहीं भाई ये नहीं। तो जब भी आप गाड़ी लें या जैसे कुछ हम लोग सामान लेने जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेयर होने की जरूरत है। लोग एक्साइटमेंट में ध्यान नहीं देते, बाद में कहते भी हमारे साथ स्कैम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उस तरह की चीज़ें। सो यहाँ पर कॉन्टेक्चुअल जो हमारा इंटरव्यू है तो ये भी कुछ उसी तरह से वर्क करता है, ठीक है, जिसके अंदर ये तीन मेन चीज़ें आपकी रोल प्ले करेंगी। तो जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्टेक्चुअल इंटरव्यू, फेजेस ऑफ कॉन्टेक्चुअल इंटरव्यू, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड रैप, यानी कि यहाँ पर ओवर हो जाएगी चीज़। सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन इन दिस फेज, रिसर्चर एक्सप्लेन्स द फॉर्मेट ऑफ इंटरव्यू confidently terms and take consent from user. Researcher observes the participant by taking notes or recording. Researcher also discuss the actions being taken and wrap up में communicate his or her interpretation and conclusion to the user, allowing the user to rectify any misinterpretation. So a researcher usually shift from one phase to another in a natural progression. सो एडवांटेज क्या है इसमें कॉन्टेक्चुअल इंटरव्यू के लिए? सो अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे अलाउ रिसर्चर्स टू अपडेट कस्टमर्स अबाउट फीचर्स और डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोवाइड एक्यूरेट रिजल्ट्स और डेटा एज इट इज़ इन नेचुरल एनवायरनमेंट, प्रोड्यूस रिजल्ट्स दैट हैव इन डेप्थ डिटेल्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस। सो देखो, जो हम लोग ये यूएक्स पढ़ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल या वेबसाइट के लिए नहीं है, ये किसी भी फील्ड में आपका काम करता है, ठीक है। यूएक्स मैं हमेशा बोलता हूँ हर जगह अवेलेबल है। आप कल को एग्जांपल के तौर पर अगर किसी एक ऐसे आउटलेट पर सर्विस अपनी दे रहे हैं, जैसे कि लेट्स से एग्जांपल के लिए किसी ऑटोमोबाइल शोरूम में ही आप, तो आपको ये पता होगा कि कैसे मुझे सामने वाले पर्सन को डील करना है, कैसे मुझे उसको चीज़ें एक्सप्लेन करनी है ताकि वो कन्विंस हो, उसका डिसीजन आप पॉजिटिव साइड पर ले आओ, है ना। तो वहाँ पर भी आपका यूएक्स वर्क करेगा, ये रिसर्च आपकी वहाँ पर काम में आएंगी। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉन्टेक्चुअल इंटरव्यू। सो कॉन्टेक्चुअल इंटरव्यू एज अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस बट ऑल्सो हैव अ कपल ऑफ ड्रॉबैक्स, जैसे कि रिसर्चर कैन एनालाइज द suitability of this method before beginning their project. Since it involves visiting a participant premise and observing him or her, it involves more time and money compared to other tests. It is qualitative method and does not usually provide a quantified result. So यहाँ पर आप पहला क्या है, इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है, क्योंकि भाई आप किसी पर्सन को टेस्टिंग के लिए अपने यहाँ पर बुला रहे हो। तो जैसे देखते हो ना कि बहुत सारे ब्रांड जो होते हैं वो अपना एक एक्सपीरियंस सेंटर बनाते हैं। वो एक्सपीरियंस सेंटर क्या है कि लोग आए और वहाँ आके उनके प्रोडक्ट और सर्विस का एक्सपीरियंस करें और उसके बाद फिर वो बाय कर लें। लेकिन एक्सपीरियंस सेंटर जब भी आप बात करोगे तो बहुत लिमिटेड होता है, ऐसा नहीं कि हर जगह बना दिया हमने। तो जैसे दिल्ली एनसीआर के अंदर जो अगर कुछ फेमस ब्रांड है तो वो लोग क्या करते हैं, अपना एक्सपीरियंस सेंटर गुड़गांव में बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि एक तो वहाँ पर उनको वो थोड़ा सा चीप एंड बेस्ट पड़ जाता है, एरिया थोड़ा सा बड़ा मिल जाता है, ठीक है, उसी प्राइस के अंदर, और थोड़ा सा एक वो माहौल है वहाँ पर कॉर्पोरेट वाला, ठीक है। तो जैसे न्यूमेटिक एलिवेटर एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं, तो ये एक है, ठीक है, एग्जांपल के लिए तो हम इनकी बात करते हैं। सो ये क्या करते हैं, एक एलिवेटर बनाने वाली कंपनी है जो बेसिकली बाहर से यूएस कैलिफोर्निया से है, ठीक है। इनका काम क्या है कि भाई आपके यहाँ पर अगर बहुत ही कम एरिया अवेलेबल है तो उसमें भी आप इनसे लिफ्ट एलिवेटर जो है वो प्लान करा सकते हो, एक बंदे के लिए, दो बंदे के लिए, या फिर किसी सीनियर सिटीजन के लिए आपको व्हील चेयर के साथ सिस्टम चाहिए, वो भी इनके पास अवेलेबल है। सो इनका अगर देखा जाए प्रोडक्ट काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट इसके प्लस और नेगेटिव क्या है वो भी मैं आपको अगर एग्जाम्पल के लिए बताऊँ, क्योंकि जब बात आई है तो समझिए। अब जैसे क्या है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव है, लेकिन इसमें क्या है कि एक बार इन्वेस्टमेंट हो गया तो आगे आपको कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं होता, क्योंकि ये चलता है पूरा पूरा एयर के ऊपर बेस्ड,
इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है, इस केबिन में, इस सिलेंड्रिकल में एयर डाली जाती है जिससे आपका केबिन लिफ्ट होता है। अब जो नॉर्मल ट्रेडिशनल एलिवेटर होता है उसमें मोटर होती है भारी भरकम लगी हुई, रोप होती है, वो जो वायर होती है लोहे की, वो खींच रही होती है उसको, ठीक है। उसमें एक्सीडेंट होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हर साल उसका आपको एनओसी कराना पड़ता है गवर्नमेंट से कि भाई आपका सब कुछ ओके है कि नहीं है, उसके बाद आप फिर उसको ऑपरेट कर पाते हो। इसमें ना तो कोई सिविल वर्क रिक्वायर्ड होता है, ना ही इसमें आपको किसी तरह की परमिशंस लेनी है, एनओसी लेनी होती है गवर्नमेंट से, और बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी में ये चल जाता है। मतलब आप एक कहते हैं ना कि एक नॉर्मल ट्रेडिशनल लिफ्ट जैसे अपनी बिल्डिंग में अरीना में लगी हुई है जो कि यूज़ में नहीं है, पहले चलती थी 2013 में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप 5 से 6 लोग जाएं या एक बंदा जाए, भाई मोटर को तो उतना ही स्ट्रेंथ लगानी है ना, 5 6 लोग आए थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ जाएगी स्ट्रेंथ। तो क्या होता है एक बार ऊपर नीचे जाने में ये कई सारे यूनिट वेस्ट कर देती है। अब एक यूनिट जैसे दिल्ली एनसीआर में 2 या 4 रुपये का हो सकता है एग्जाम्पल के लिए, यूपी वगैरह में और महंगा हो सकता है, वहाँ पर फ्लैट यूनिट 6.5 रुपये का चलता है। तो 3 से 4 यूनिट यानी कि 20 रुपये में एक बार लिफ्ट ऊपर और नीचे आना जाना करे, ऐसे दिन में कितनी बार करेगी सोचो। इसमें क्या है कि तुम जितना मर्जी कर लो, ऊपर जाने का पैसा लगता है, नीचे आने के लिए एयर केबिन से डिस्चार्ज की जाती है, समझ गए। कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि हैंगिंग वाला कि मोटर कंट्रोल करके नीचे लेकर आ रही है आपको। तो यहाँ पर कहते हैं जब आप नीचे जाने के लिए प्रेस करते हैं बटन तो एयर सिलेंडर में से ख़त्म की जाती है और आप नीचे, यानी कि सिर्फ जाने का खर्चा है, आने का खर्चा नहीं है। हाँ सील्ड हो जाती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म जो होते हैं ना, ये पूरा ग्लास, ये बुलेट प्रूफ ग्लास होता है पूरा। तो ये मैं इतना क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इनका एक्सपीरियंस सेंटर विजिट किया, क्योंकि मैं खुद अपने होम के लिए प्लान कर रहा था, ठीक है। तो उसमें क्या है, इनकी लिफ्ट की जो कॉस्ट है तकरीबन 20 लाख रुपये समथिंग की होती है, 20 लाख रुपये की लिफ्ट आती है। नॉर्मल जो ट्रेडिशनल लिफ्ट होती है वो 6 7 लाख रुपये में इंस्टॉल हो जाती है, लेकिन बड़ा सरदर्द वाला काम होता है, ठीक है। इसमें क्या है, बिजली ना के बराबर खर्च होती है। मैंने बताया ना गुड़गांव। इतना मैं डिटेल में क्यों बता पा रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस कर लिया इसको। हाँ अब इम्पोर्ट होती है यहाँ पर। तो जब हमने इसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया, क्योंकि भाई 20 30 लाख रुपए कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, काफ़ी अच्छा खासा है। ये देखा यूएस का लिखा भी आ रहा है इसमें एड्रेस, ठीक है। तो इम्पोर्ट होती है इंडिया में। तो मान लो कि अगर आपको लिफ्ट चाहिए तो आपको 1 महीने पहले ऑर्डर देना होता है, 1 महीने के बाद में फिर आपका ऑर्डर प्लेस होगा, फिर इंस्टॉलेशन वगैरह का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो काफ़ी, तो इस तरह की ना बहुत सारी कंपनी है इंडिया में, जैसे निभव, अगर आप देखोगे तो निभव के नाम से भी आपको लिफ्ट मिलेंगे, दिखा देता हूँ। ये भी यही लिफ्ट बनाते हैं। अब निभव कौन है, तो इसके ऊपर मैंने रिसर्च की तो पता चला निभव इसी न्यूमेटिक से जॉब छोड़ के बंदे ने इनका कॉन्सेप्ट लेके अपने खुद का कॉन्सेप्ट बनाया है। तो उसने थोड़ा सा इसको और बेटर किया। भाई जो न्यूमेटिक वाला जो हम लोगों ने एग्जांपल देखा उसमें जैसे एलेक्सा वगैरह का वॉइस कंट्रोल अवेलेबल है, सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, लेकिन उसका ना कंट्रोल पैनल बड़े हाई फाई नहीं है। इन्होंने बहुत टच पैड पे पूरा बना दिया सारा का, एक पूरा आईपैड जैसा फिक्स है अंदर और पूरा एकदम लग्जरियस फील, क्योंकि 20 लाख रुपए की लिफ्ट लगा रहे हो तो भाई अंदर के कंट्रोल भी तो वैसे होने चाहिए ना एकदम। तो इस तरह का सिस्टम। तो कहने का मतलब ये है कि घर के अंदर ना कोई तोड़फोड़ करना, ना कोई पिट बनाना, ना कुछ करना, अपना कम एरिया के अंदर ऊपर नीचे जाने के लिए जिसके पास मल्टी फ्लोर्स है वो यूज़ कर सकता है। तो इस तरह का है ये, देख सकते हो। तो उसमें जैसे लाइट चली गई तो रिस्क नहीं है, जैसे नॉर्मल लिफ्ट के लिए बैकअप रखना पड़ता है पता चला लाइट चलेगी कुछ हादसा हो जाए, कई बार बीच में फंस जाते हैं हम लोग। इसमें क्या, लाइट चलेगी तो एयर निकलना स्टार्ट हो जाएगी, आप अपना सेफली लैंड कर जाओगे, जो भी नियरेस्ट फ्लोर होगा आपका वहाँ चले जाओ, है ना। तो पैसा ज़्यादा है तो फैसिलिटी भी उसी तरह की। चलिए, so researcher probes a user and record user responses and used for evaluating। अच्छा हाँ, ये बात जो हमारी आई थी उस पर हम रह गए। तो हम बात करते हैं एक्सपीरियंस सेंटर की, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हम किसी पर्सन को किसी भी सर्विस को प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करने के लिए अपने यहाँ पर बुला रहे हैं प्रोमेसिस में, है ना। तो क्या है कि आपको वो एरिया पूरा रेडी करना है, उसके ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन के लिए बंदा भी आपको लगाना पड़ेगा, आपको वो गैजेट्स डिवाइस भी अवेलेबल करानी पड़ेंगी, सारी चीज़ें आ गई ना। तो यानी कि आपको एक इसका कॉस्ट, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना टाइम और बिना कॉस्ट के नहीं चलती, ठीक है। तो कॉस्ट एक इन्वॉल्व हो जाती है इसका, जिससे ये इसका ड्रॉबैक बन जाता है, ठीक है। तो
बहुत कम ब्रांड है जो बनाते हैं अपने एक्सपीरियंस सेंटर, लेकिन आज की डेट में ये एक नया तरीका है कि अगर आपने एंड यूज़र को सेटिस्फाई करना है तो आपको एक्सपीरियंस सेंटर बनाना पड़ेगा। जैसे स्लीप बेल ने भी अपना एक्सपीरियंस सेंटर बनाया हुआ है कि अगर आप उसके मैट्रेस को अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आप उनके एक्सपीरियंस सेंटर जाइए और अपने हिसाब से चूज़ कीजिए बॉडी टाइप के आपके लिए कौन सा बेस्ट है। जैसे ऑर्थोपेडिक वगैरह, कोरिफॉर्म वगैरह, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आते हैं ना। अब जो नहीं बना सकते एक्सपीरियंस सेंटर, उन्होंने क्या दिमाग लगाया, वो कहते हैं आप बिंदास हमसे खरीदो, 100 दिन का ट्रायल लो, ना समझाए तो वापस दे दो। एक्सपीरियंस सेंटर पैसा लगाने से अच्छा कैसे दे दो भाई। आप एक जगह अलॉट करोगे, फिर उसके अंदर लगाओगे, ठीक है, टाइम लगेगा, कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। उससे अच्छा है कि सीधे वेयर हाउस से बंदे घर भिजवाओ, उसको सही लगेगा रखेगा, नहीं तो 100 दिन के अंदर कभी हमें वापस कर सकता है। तो 100 नाइट्स का ट्रायल, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ठीक है, तो 100 नाइट का फ्री ट्रायल है। आज की डेट में काफ़ी फेमस है कंपनी, इन्होंने बड़े अमेजिंग अपने बैड बना दिए, जीरो ग्रेविटी वगैरह। तो ये क्या कहते हैं भाई, आप हमसे खरीदो और अगर आपको लग रहा है कि भाई आप कम मतलब सेटिस्फाइड नहीं हो प्रोडक्ट के साथ, वापस कर दो, पूरा पैसा वापस मिल जाएगा आपको। 100 दिन, 100 दिन, 100 दिन इस्तेमाल भी करो, वापस भी कर दो, ठीक है, इस तरह से। तो ये 100 नाइट का ट्रायल लेके कौन आई, ये ना एक कंपनी थी वेक फिट, ठीक है, मैं खुद इसका यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये कंपनी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले। मैट्रिसेस की जो डिलीवरी है उसको एक वैक्यूम पैक करके डिलीवर करने का कॉन्सेप्ट इस कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और ये कंपनी इंट्रोड्यूस हुई थी 14 15 16, शायद 16 17 में ये कंपनी आई है, जो कि मुझे काफ़ी टाइम हो गया यूज़ करते, एक बार मैं इसका देख लूँगा। तो इसकी लॉन्चिंग पे मैंने लिया था, तो अब तो ये 15 साल की वारंटी ऑफर करते हैं। मेरे वाले पे 20 ईयर्स की वारंटी है, मतलब जिसमें रिप्लेस होगा प्रोडक्ट। अगर मान लो कहीं से मैट्रेस दब जाता है, कि पैसा इतना अच्छा खासा चार्ज करो तो दोगे। वो था तकरीबन 20,000 रुपीज़ समथिंग, और उसमें क्या है 8 इंच की उसकी थिकनेस, जिसके अंदर मेमोरी फोम वगैरह, ये सब कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, इससे पहले नहीं आते थे कॉन्सेप्ट। तो मेमोरी फोम का काम क्या होता है कि भाई आप अगर बेड पर हो, ठीक है, जैसे डबल बेड है, तो अदर साइड क्या हो रहा है, दूसरी साइड में कुछ नहीं आता उसका इम्पैक्ट, ठीक है। दूसरा, आप अगर जैसे बहुत सारे बेड होते हैं ना, जैसे लेटते हो तो वो थोड़ी देर तक शेप वैसी रहती है, धीरे धीरे ठीक होता है। मेमोरी फोम का दूसरा काम क्या है, पहली पोजीशन में अपना आ जाएगा जैसे फोन, ठीक है। तो इस तरह का, तो इसमें ना अलग अलग लेयर होती है, तो मतलब 7 8 लेयर के अंदर जाके एक मैट्रेस बनता है, जिसमें आपकी एक कोल्ड लेयर की जेल भी होती है। जैसे गर्मियों में क्या होता है, गद्दे मैट्रेस गर्मी फेंकते हैं बहुत ज़्यादा, इसमें नहीं है सिस्टम। तो इसी पर बेस्ड ना एक ना नई कंपनी आई जिन्होंने स्लीपिंग एक्सपीरियंस को और ज़्यादा एनहांस किया। अब तो जो स्लीपिंग आपके जो मैट्रेसेस या पिलो हैं उसके अंदर ना वो भी आने लगे डिवाइसेस, जो आपके स्लीपिंग पैटर्न को देखते हैं कि भाई आप कितना अच्छे से नींद पूरी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। एक कंपनी है बहुत सारी जो इस तरह की जो कंपनी है, जैसे ये हो गया वेक फिट हो गया, या जैसे स्लीप कंपनी हो गई, इन्होंने क्या करा, इन्होंने बाकायदा जॉब निकाली अपने यहाँ पर सोने की, कि आप हमारे आगे सिर्फ सोएंगे। वो रिसर्च कर रहे हैं कि भाई कितना कंफर्टेबल है उनका प्रोडक्ट, तो सोने की भी जॉब निकलती है इस तरह के ब्रांड में खासकर। भाई रिसर्च हर जगह जरूरी है ना, आप क्लेम कैसे करोगे। तो एक और कंपनी है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, टैग बर्नर ने बेसिकली उसका वो यूज़ किया। आई थिंक तकरीबन 20 लाख रुपये समथिंग का मैट्रेस है, जिसमें सो मैनी सेंसर्स हैं, ठीक है, जो आपको सुलाने में हेल्प करते हैं। एक परफेक्ट स्लीप, क्योंकि भी देखो सीधी सी बात है, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आराम से सो पाए, वो लेट नाइट तक फ़ोन चला रहा है। तो देखो सीधी सी बात है, यानी कि आनी चाहिए डीप स्लीप। डीप स्लीप चाहे 1 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, 4 घंटे का, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो रिसर्च का टॉपिक चल रहा है, तो समझ में आ रहा है रिसर्च हर जगह चल रही है, हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को दी बेस्ट प्रूव करने में लगी हुई है, ठीक है। जैसे अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा एक ब्रांड आया मार्केट में, फ्रेड, ठीक है, इसके एड्स वगैरह आई डोंट नो आपने देखे कि नहीं देखे। तो इन्होंने जूता चप्पल हर चीज़ में वैसे घुस गए लोग, तो हर चीज़ ये बना रहे हैं। और इनके कार के बेड के लिए आपको चाहिए, ठीक है, जैसे बहुत सारे लोगों के बेड में क्या बैक सपोर्ट नहीं होता, तो
तो इन्होंने उस तरह से बैक सपोर्ट वगैरह डिज़ाइन किया जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो इन्होंने पूरी बॉडी का ध्यान रखते हुए हर तरह की चीज़ें बनाई हैं। तो जैसे आप यहाँ जाओगे, इनके मैट्रेस टॉपर एक ही नई चीज़ लेकर आए। जैसे मान लो तुम्हारा मैट्रेस बहुत ही थकेली क्वालिटी का है, तो क्या कहते हैं, हमारा ये खरीद लो मैट्रेस का टॉपर। कहते गद्दा मत खरीदो, 2 इंच का ये खरीद लो। अब इससे फ़ायदा क्या है, आपका ये पूरा मेमोरी फॉर्म है, आपका वही गद्दा लग्जूरियस बन गया। ठीक है, इतने रुपए लगाओ, अब अपना साइज़ वगैरह डालो, डबल बेड का चाहिए, सिंगल बेड का चाहिए, क्वीन चाहिए, किंग चाहिए, सारे साइज़ यहाँ पर अवेलेबल है, उसी के हिसाब से अपनी कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, तो ये होता है टॉपर, यानी किसी भी मैट्रेस को आप बढ़िया बना सकते हो कम खर्चे में। तो पुराने वाले जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे बैचलर है, अब बैचलर क्या करते भाई, इतना बढ़िया गद्दा लेके ज़मीन पर डालेंगे नहीं, वैसे आता है मैट्रेस उस तरीके का भी, तो उनके लिए बेस्ट है। वे अपना मार्केट से सस्ता 500 लाख मैट्रेस ला, उसको मिला के बिछा लो, तो ये अपना रोल करके भी कहीं को लेके जा सकते हैं फ्यूचर में, अपना काम करेगा। इन्होंने इस तरह से क्वेश्चंस अपने बना दिए। कार वालों के लिए उन्होंने सारे सॉल्यूशन निकाल दिए। ठीक है, यहाँ से बेयर फुट वालों के लिए जिनके बहुत सारे हील में पेन वगैरह होता है, क्वेश्चंस बनाए, पिलोज बनाए, शू के लिए इंसर्ट बनाए जिसमें सिलिकॉन जेल होते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ बनाई इन्होंने। तो आपकी चेयर भी इन्होंने बना दी। ठीक है, अब इसी तरह से स्लिप कंपनी ने भी बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने भी चेयर वगैरह बनाई। ठीक है, जैसे गेम आप बहुत ज़्यादा खेलते हो तो आपको गेमिंग चेयर उन्होंने बना दिया, इसके लिए अच्छा खासा चार्ज है। पूरी एरोनॉमिक चेयर है आपकी। ठीक है, जिसके अंदर हर चीज़ एडजस्टेबल है, हर चीज़। ठीक है, हर एक चीज़ जिसमें आप सब कुछ एडजस्ट कर सकते हो, लंबर सपोर्ट, स्पाइन को बढ़िया सपोर्ट देने के लिए, सारी चीज़ें। तो आजकल ना नेट पर देखोगे तो बहुत अलग अलग तरह की रिक्लाइनिंग चेयर्स इंट्रोड्यूस हुई हैं, जो इलेक्ट्रिक भी हैं साथ साथ। एक तो वो देखते हो मॉल में जो रिक्लाइनिंग वाले में, वो उसकी मैं बात नहीं कर रहा, वर्क वालों के लिए, जिसमें आपका ये टेबल वेबल की ज़रूरत नहीं, सब कुछ चेयर में फिट है, पूरा का पूरा कंप्यूटर। तो इस तरह से आजकल टेबल भी आ गई है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड। जैसे मान लो कि मेरी हाइट ज़्यादा है, तो अलग तरह का टेबल है, उसी में बटन दबाओ, आप उसकी हाइट एडजस्ट कर लो। हर चीज़ अवेलेबल है आज के डेट। तो ये आज के डेट में कंफर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग वो रखें। अब यहाँ जैसे इनके बेड में अगर आप जाओगे, ठीक है, तो इनके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्होंने बेड्स बनाए हैं। ये देख रहे हैं आप, तो रिमोट से पूरा कंट्रोल होता है, स्टोरेज नहीं होता है इसके अंदर। आपको जैसे भी इसको शेप में लेकर आना है लेके आ जाओ। दूसरा वाइब्रेशन आपको देगा, बॉडी को मसाज देगा, बैक पूरा जैसे होता है चेयर, या पूरा बेड ही है, बंदे को बहुत जल्दी नींद आ जाएगी, है ना, उस तरीके का बनाया है। तो इस तरह से इनके पास अलग अलग टाइप्स ऑफ बेड भी अवेलेबल है। अब कंपनियाँ लगी हुई है यार, और लोग खर्च कर रहे हैं, तभी तो बना रहे हैं चीज़ें उस तरह से। तो मुझे नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा, वो इंडिया से वैसे कंपनी जा चुकी है। तो एम्बेसी वगैरह नहीं होती, एम्बेसीज में जो मैट्रेस यूज़ होते हैं, क्योंकि हमने उनके लिए प्रोजेक्ट पे काम वगैरह भी किया हुआ है। तो एक ब्रांड आता है बहुत ही एक्सपेंसिव, 20-25 लाख का मैट्रेस आता है खाली। सो एम्बेसीज में जो टॉप लेवल लोग होते हैं ना, मिनिस्टर्स वगैरह, तो वो लोग उनका यूज़ करते हैं। तो जाओ, सो जाओ एक ही बार में। कोई उसमें वही नहीं कि बंदे को नींद ही नहीं आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी, जिसको ना भी आ रही वो भी सो सकता है। जैसे नींद आने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, आपने नोटिस किया कभी? जैसे एग्जांपल के तौर पर आप किसी व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, जैसे बस में बैठे हो, मेट्रो में बैठे हो, तो क्या होता है, मोशन, मोशन से क्या होता है, सब भारी होने लगता है और आपको नींद आ जाती है। तो वही सेम चीज़ आपका काम कर रही है। तो जैसे वो होता है ना, हम मैट्रेस की बात कर रहे हैं, लिक्विड मैट्रेस आता है, ठीक है, और इसका मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, इस तरह के मैट्रेस, इनमें पानी होता है भरा हुआ। ठीक है, तो अगर इसका हम कुछ यूट्यूब वीडियो वगैरह अगर देखें, मिलना चाहिए मैं यूट्यूब पर, बहुत एक्सपेंसिव होता है। 16 साल पहले का वीडियो देख रहा हूँ। तो अब इनमें ना टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, तो इसमें लाइट्स वगैरह भी आ गई हैं। तो इसके लिए यह स्पेशल लिक्विड आता है आपका, जो यूज़ होता है इसमें। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में वाटर बेड की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ रही है? ये एक ऐसी बेड होती है उसके अंदर पानी भरा होता है, इसमें सोने पर आपको
उनके ऊपर छोड़ दो। ये वाटर ब्रेड 500 किलो तक का वजन आसानी से झेल सकता है। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में वाटर सो ब्रेड इसमें क्या है कि आपकी बॉडी का जो शेप है वो अपने आप उसमें फिट हो गया, है ना। ये नहीं कि भाई किसी का शेप बॉडी टाइप डिफरेंट है लेकिन वो बेड के ऊपर कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है। तो हर एक का अपना अलग अलग जगह में सिस्टम है। किसी को हार्ड सरफेस पसंद होता है, किसी को सॉफ्ट सरफेस पसंद होता है, किसी को स्प्रिंग वाला पसंद है, तो अलग अलग तरीके की चीज़ें। तो वाटर वाले भी आपके आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसर्चर प्रोब्स a user and records user responses used for evaluating UX, acquiring demographics and infographic data, and so on. Contextual interviews is a specific type of user interviews that is conducted after a user has been observed or sometimes even during the observation phase. So, user, UX researcher 1 and interview researcher, and UX researcher 2 audio video recording also. ठीक है, ताकि आप प्रॉपर उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड करें, ठीक है, और उसमें प्रॉपर एक एक पॉइंट को आप हाईलाइट करें चीज़। सो यूज़र प्रोफाइल, एंथोग्राफी, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, यूज़र फेमिलियरिटी एंड डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट यूजेस, यूज़र एक्सपेक्टेशंस एंड मोटिवेशंस, एंड यूज़र को चैलेंजेस क्या क्या है उस चीज़ में। सो पहले जैसे हमने बोला ना कि जब भी कोई आप एप्लीकेशन बनाते हो या वेबसाइट बनाते हो तो आप ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि भाई एंड यूज़र कौन है। क्या वो अपने वेबसाइट या एप्लीकेशन हाईली एजुकेटेड लोगों के लिए बनाया है या वो किसी तरह के लोग उसको चला सकते हैं। तो जैसे फ्लिपकार्ट का जो एप्लीकेशन है वो ऐसा है जिसको कोई भी चला सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको वहाँ से शॉपिंग करने में। लेकिन आप स्मार्टफोन के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए पर्सन, बहुत इजीली वहाँ से प्रोडक्ट चेकआउट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, preparing for user interview. So recruitment of right candidate is crucial. Conveying the purpose of the interview to the user at the beginning. Describe how the collected data will be used after the interview. Preparation of the interview of an interview script and ensure that topic does not divide. And avoiding open-ended questions. For example, do you use social media? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए क्योंकि भाई ये क्या है, ओपन एंडेड है। मतलब कि बोलेगा हाँ जी करते हैं, एक नहीं करते, खत्म हुई बात, आगे क्या है। ठीक है, लिमिटिंग द ड्यूरेशन ऑफ द इंटरव्यू टू 1 hour और लेस. Interviewer should explore then that rather than strictly following the script, and gap between successive interview can be used to take notes. तो जो आपके सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग हो, सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि यूज़र ने बहुत अच्छे से आंसर किया है, उसके अंदर से फिर आप रिजल्ट अपना मार्क करें भी क्या क्या चीज़ों पर हमें इनपुट्स मिले या क्या क्या चीज़ों को यूज़र ने बहुत अच्छा बताया। ठीक है, नेक्स्ट, conducting and reporting user interview. A user interview can be conducted by easily referring to the script and asking relevant questions. जैसे make the interview comfortable by conveying that the intent of the interview is to access the product and not the interviewee. Try to complete the interview in a specified duration and follow the script to ensure that there are no deviations from the topic. Carefully listening to what the interview is saying without having too much focuses or making notes, and the interview by thanking the interview. So इस तरह से आप यहाँ पर अपना फ्लो बना सकते हैं. And limitation of user interview. User interviews can be helpful in determining the beginning point, but rarely provide an outline for final steps. So जैसे कि users may provide incorrect information, हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपनी बुद्धि विवेक से काम लेना है कि भाई जो वो बोल रहा है कि वो सही है भी कि नहीं. हर किसी के जैसे देखते हैं ना कि हम लोग जो कोई मोबाइल ऐप डाउनलोड करते हैं ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, तो वहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह के होते हैं. लेकिन किसी किसी क्वेश्चन पर आप देखोगे तो वहाँ पर जो डेवलपर्स होते हैं वो लोग ना उस पर पूछते हैं, वहाँ पर एक कन्वर्सेशन होती है कि सर आपका डिवाइस कौन सा था जहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम आई है, ठीक है, और उसको वो लोग फिर रेक्टिफाई करता है. क्योंकि हो सकता है भी मैंने जो बनाया वो ऐप लेटेस्ट वर्जन के लिए और एंड यूज़र जो है वो पुराने वर्जन का यूज़ कर रहे हैं. Information given might not represent actual situation but their belief of how it took place. Online survey.
Include questions that evaluate a participant preference, characteristics, or opinion on a given topic. A comparatively small section of audience is used for a survey, and the results derived from this section to apply to the entire audience. Online survey with a variety of tools and extremely common nowadays and marketers, product managers, and so on. Benefits: insight on an end user's expectations, helps create product according to market requirements, confidence that the development is going in the right direction. So feedback on products, insight on people choices, evaluate usability of a product, and qualitative research data to qualitative results. सो ऑनलाइन सर्वे आपको जैसे मैंने बताया ना डिज्नी हॉटस्टार का एग्जांपल कि भाई जो वो ऑनलाइन को लेके बात करते हैं हमेशा कि भाई हर चीज़ धीरे धीरे ना ऑनलाइन मॉडल में जा रही है। जैसे एक टाइम था ना पहले केवाईसी के लिए हमें जाना पड़ता था, नो योर कस्टमर। आज के दिन वो भी आपका डिजिटल हो गया, यानी कि एक तो होता है कि आप ऑफलाइन केवाईसी मतलब कि आप फिजिकली कहीं जाते हो और करा के आते हो। ऑनलाइन में क्या सिस्टम है कि आधार के साथ जब से चीज़ें कनेक्ट होंगी तो बहुत सारी जगह पे जाने का सिस्टम ही खत्म हो गया। आप अपना कैमरा ऑन करो, सामने बैठो और अपना आधार कार्ड साथ में लेके बैठो, बस हो गया तुम्हारा बैंकिंग का भी ऐसे ही रहता है। अब सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। इससे क्या प्रोडक्टिविटी फास्ट हो गई। अब क्या है कि एक बैंक अपने लिए कस्टमर ऑनबोर्ड करना चाह रहा है, पहले बंदा निकलेगा बैंक पहुंचेगा 10 बजे कार्ड पंच करेगा, उसके बाद जी अब चलो मैं फील्ड में चलता हूँ, तो दिन भर में कितने वो ऑन बोर्ड करेगा, गिन के 10 कर ले अगर नियर बाई लोकेशन पे हुई तो, और रैंडम लोकेशन पे फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बैंक ने क्या करा कि भाई बैंक ने भी ना पैसा कमाने के लिए इसको डिवाइड कर दिया सिस्टम को। उन्होंने बोला कि हमारे पास अलग अलग तरह के कस्टमर हैं भाई, जिनका बिल्कुल बजट नहीं है तो वो हो गए क्लासिक, जिनका थोड़ा बढ़िया है वो हो गए प्राइम, जिनका और थोड़ा अच्छा है वो क्या हो गए प्रिविलेज। अब प्राइम और प्रिविलेज वालों को क्या मिलते हैं, बेनिफिट मिलते हैं अलग से। जैसे एग्जांपल के तौर पर हर 10 बैंक अकाउंट के ऊपर एक बैंकर होता है, ठीक है। जैसे मैं खुद इस सर्विस को यूज़ करता हूँ तो मुझे कुछ भी कराना होगा मैं सीधा अपने बैंकर को कॉल करूँगा, वो मेरा वो काम फटाफट से करा देंगे। मुझे बैंक में जाके धक्के खाने की, लाइन में लगने की, छुट्टी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, उनको अपना एक एक्स्ट्रा चार्ज मिल रहा है और मुझे क्या मिल रहा है, कन्वीनियंस। भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना कि भी मुझे कुछ काम कराना हो। तो जैसे आप सरकारी बैंक में अगर जाओगे तो सरकारी बैंक में ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलती, वहाँ गधे घोड़े सब एक ही, ठीक है। भैया जाओ और अपना काम करो। ये फैसिलिटी कहाँ मिलेगी, प्राइवेट बैंक में, जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, इनमें मेरा अकाउंट है तो इनका मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी गवर्नमेंट बैंक में बड़ी थकेली सर्विस होती है, मतलब एक काम। हाँ, एक्सिस भी प्राइवेट है। बाकी मैं सभी प्राइवेट बैंक के कार्ड्स यूज़ करता हूँ, क्रेडिट कार्ड्स जो होते हैं, बट इनका मैं पर्सनल बैंकिंग यूज़ कर रहा हूँ। आईसीआईसीआई हो गया, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, एचडीएफसी हो गया। एसबीआई नहीं, एसबीआई गवर्नमेंट है। मैं वही तो बता रहा हूँ डिफरेंस कि इनमें अगर अगर मुझे कोई काम कराना है तो मुझे होल्ड के लिए एक ब्रेक लेके जाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता ना अनसर्टेनिटी कि भैया हो सकता है 1 मिनट में हो जाए, हो सकता है पूरे दिन भी ना करें, क्योंकि काउंटर टू काउंटर घुमाते रहते हैं, सर वहाँ जाइए, वो कहेगा जी नहीं वहीं जाइए वापस। मैंने कहा जी उन्होंने भेजा था वहीं पर आने के लिए, कहते नहीं नहीं दोबारा वहीं जाइए, उनको बोलिए वही करेंगे, हम नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा आपस में कम्युनिकेशन नहीं होता, ठीक है, ऐसे टहलाते रहेंगे। तो एंड यूज़र जो होता है, जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना है, वो फेड अप हो जाता है, यार इतना सरदर्दी से अच्छा तो गवर्नमेंट में को छोड़ो प्राइवेट में खुलवाता हूँ। अब जो घर के तुम्हारे लोग हैं बड़े बूढ़े, वो कहेंगे नहीं गवर्नमेंट में खुलवाओ, उसी पे ज़्यादा भरोसा है, ठीक है, वो सेफ्टी सिक्योरिटी उधर ही समझते हैं, ठीक है। आज के देखा जाए तो चार्ज गवर्नमेंट ने हर जगह पर एक जैसे ही कर रखे हैं, सब कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है। लेकिन प्राइवेट बैंक में जब आप एंटर करते हो तो आपको वहीं से वो मिलना स्टार्ट हो जाता है ट्रीटमेंट। गवर्नमेंट क्या तुम बैठे रहो पूरे दिन, कोई नहीं पूछा मुझे क्यों बैठे हो, गार्ड सोचता है तुम किसी के साथ आए हो। हाँ, जगह ज़्यादा भीड़ ज़्यादा हो गई तो पूछेगा भाई से सुबह सब बैठोगी काम हुआ, तो वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। ये हकीकत है। अब आज की डेट में देखा जाए दिल्ली मेट्रो दुनिया के शायद तीसरे सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में आने वाली है बहुत जल्दी। ये थोड़ा डीएमआरसी का नेटवर्क बन चुका है ना। चलो ओवर करते हैं क्योंकि मेरे कॉल बजने स्टार्ट हो गए, सबको पता था 1:30 का टाइम होता है। तो नेक्स्ट क्लास में आगे से डिस्कस